आज के दिन हमारे पास दो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो पर्टेन करता है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक कम्युनिकेशन जा चुका है डिटेल, जिसमें उन्होंने कहा है अदानी ग्रुप और हिडनबर्ग के रिलेटेड मैटर में उन्हें और कोई भी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी ब्लेम साबित नहीं हो पा रहा अदानी ग्रुप के ऊपर। डिस्क्लोजर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, रूल्स होती है, वो सभी अदानी ग्रुप ने फॉलो करे हैं। जो न्यूज हुई थी ये प्लान की गई थी फॉरेन में, ताकि इंडिया के रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन को पैदा किया जा सके। मतलब ये कि सेबी ने क्लीन चिट दे दी है अदानी ग्रुप को ऑन द फेस ऑफ इट, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी कंप्लीट डिसीजन उनके फेवर में जाने की पॉसिबिलिटी बन रहा है। गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे अदानी ग्रुप के इंपॉर्टेंट 3 स्टॉक्स पे, टेक्निकल लेवल्स पे जाके स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सीधा आप आ जाइए स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो यहां पे आप देखोगे 2200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास इसमें बाउंस बैक मिला है, और ये था इसका मेजर फॉल डाउन का लेवल, जहां से हमें कंप्लीट क्रैश देखने को मिला था या फिर जहां से हमें कंप्लीट फॉल देखने को मिला था रिसेंट महीने में। तो यही लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल था जिसे क्रॉस किया इसने आज के दिन। मतलब टेक्निकली जब तक अदानी ग्रुप में 2376 का लेवल मेंटेन रहता है, यहां पे हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखने की और पॉजिटिव प्राइस एक्शन स्टडी करने की जरूरत होगी। अदानी पावर की बात करें तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है। यहां पे इसने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, और जो रीसेंट रेजिस्टेंस बने हुए थे उसे क्रॉस करते हुए 404 के लेवल को आज के दिन इसने क्रॉस किया और ऊपर भी सस्टेन किया। 2.5 दिन का फंडा हुआ, प्योर रिट्रेसमेंट हुआ, इस सब के लिए भी इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाएगा। काफी एक्सटेंड हो चुका है, तो ऑब्वियसली प्योर ट्रेडिंग बेसिस में अब यहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा, पर रिट्रेसमेंट का और ट्रेलिंग का पहला लेवल होता है 404 के आसपास का। फाइनल हम बात करते हैं अदानी पोर्ट की, जिसने आज के दिन अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के दी है। रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल को पार करके ऊपर गया है। ट्रेलिंग के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन जो रफली 800 के आसपास आती है, ये हमारा ट्रेलिंग का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। रिसेंटली इसने 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है और पहले भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट की रिस्पेक्ट किया है। तो ये हो गया हमारे टेक्निकल डिस्कशन अबाउट 3 इंपॉर्टेंट अदानी स्टॉक्स जो फंडामेंटली भी कंपैरेटिवली ज्यादा साउंड है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो वो है टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के रिलेटेड। इस आईपीओ में बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट इसलिए हो रही है, ध्यान से समझेगा ये पॉइंट, यहां पे रिजेक्ट हो गई, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आगे हमें सेम मिस्टेक नहीं करनी है, आपसे भी कहीं सेम मिस्टेक तो नहीं होगी, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। हुआ ये कि टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ में काफी लोगों ने अपनी एप्लीकेशन लगाई है बैंक के थ्रू, और बैंक वालों ने अपनी गलती ये कर दी, जितनी भी एप्लीकेशन 2 लाख से नीचे आई थी सारी एप्लीकेशन मान ली उन्होंने रिटेल कोटा की एप्लीकेशन। अब इसमें गलती क्या हुई? गलती ये हो गई कि सपोज करते हैं मैं शेयर होल्डर था टाटा मोटर्स का, तो मुझे शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करने का मौका मिला, सेकंड मुझे रिटेल कोटा में भी अप्लाई करने का मौका मिला। पर क्योंकि मेरी शेयर होल्डर कोटा वाली एप्लीकेशन को भी रिटेल कोटा वाली एप्लीकेशन में कंसिडर कर लिया किसी और की मिस्टेक से, तो हो ये रहा है कि दोनों की दोनों एप्लीकेशन मेरी रिटेल कोटा में लग गई, और एक ही कोटा में 2 एप्लीकेशन या फिर एक ही नाम से मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेप्शन केस के अलावा रिजेक्ट हो जाती है अपफ्रंट, जिसकी वजह से काफी लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। ये पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मेल आईडी पे मुझे काफी सारे मेल्स आ रहे थे कि अनंत हमने तो बैंक से अप्लाई किया था, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। यही कारण था रिजेक्ट होने का। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की बात करते हैं वहां पे भी रिजेक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि कई बार काफी सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर ने शेयर होल्डर कोटा की जगह नॉर्मल रिटेल में अप्लाई कर दिया। सपोज करते हैं मैंने अप्लाई किया था 1,95,000 शेयर होल्डर कोटा में और एचएनआई कोटा में सेकंड एप्लीकेशन अप्लाई करी थी, पर अगर मेरे शेयर होल्डर कोटा वाली एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा की जगह रिटेल कोटा में कंसिडर हो गई, तो मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज मेरे नाम से मल्टीपल एप्लीकेशन लग चुकी है। आई होप आप मुद्दे की बात को समझ चुकी हो। अगली बार से अप्लाई करने के लिए इस कंप्लीट ऑनलाइन सेटअप में बेस्ट होता है आप आसबा के थ्रू अप्लाई करें ऑनलाइन अपने घर बैठे हुए, वो आपके लिए बेस्ट सिचुएशन हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। लेट्स गो ऑन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। पुट कॉल रेशियो आज के दिन 1.2 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है, कोई डायरेक्शन वहां से नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें एफआईएस और डीआईएस के एक्शन की, तो 24 नवंबर को एफआईएस ने 2600 करोड़ की परचेस करी है, जो हमारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए काफी है। अगर हम डेटा की बात करें और कंप्लीट चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहां पे आप स्टडी कर सकते हो। अभी हो ये रहा है मार्केट में कि मार्केट ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया,
फिर 50 डे के रेजिस्टेंस पे थोड़ा बहुत टाइम व्यतीत किया, फिर जैसे ही ये अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल जो रफली 19,850 के आसपास का था, यहां पे इसने वापस अपना टाइम व्यतीत किया और आज के दिन इस चैनल को अपने डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है, जो बहुत अच्छा तरीका होता है। देखिए, अगर कोई भी चार्ट सीधा ऊपर जाता है तो मुझे टेंशन होती है, अगर ये ऊपर जाता है रिट्रेस मारता है, ऊपर जाता है थोड़ा होल्ड करता है, ऊपर जाता है थोड़ा होल्ड करता है, फिर ऊपर जाता है, तो ये कंप्लीट चार्ट को हमें स्ट्रेंथ देता है और ये हमें बताता है कि अगर बाय चांस कभी मार्केट में रिट्रेसमेंट भी होते हैं तो रिट्रेसमेंट में मार्केट के पास मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स मिलने वाले हैं। इंट्राडे की बात कर लेते हैं, कल की कंप्लीट स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। आज तो इसने पहले दिन ऐसा हुआ है जो इस कंप्लीट चैनल का ब्रेकआउट किया है, तो इस कंप्लीट चैनल के ब्रेकआउट के बाद कल के दिन हमारे पास एक वॉलेटाइल दिन हो सकता है, जहां पे एक बार ये चाहे तो वापस से रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। रिट्रेसमेंट करने आए उसके बावजूद भी माइंडसेट कल के दिन हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिकॉज आज के दिन मार्केट में ब्रेकआउट मिला है, तो रिट्रेसमेंट मिल रहा है तो हमें उससे डरना नहीं है। सिर्फ बाय चांस अगर हमारी एंट्री मिस हो गई है कंप्लीट पोजीशन में स्टडी करने के लिए, तो स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखना है। इस कंप्लीट सिचुएशन में अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, जिसका हमें ध्यान रखना है इंट्राडे बेसिस पे 19,770। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, हल्का सा रिट्रेस मारे, तो ये सारी की सारी कल के दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसे स्टडी किया जाएगा प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप के बाद एक छोटा सा बेस बनाने का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर हमें शॉर्ट करने की इच्छा है तो जब तक मार्केट 19,770 के लेवल 760 के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता है, शॉर्ट यहां पे हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। इन दी सेम वे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये था वो बैंक निफ्टी का गैप डाउन जो एक न्यूज की वजह से हुआ था। उस गैप डाउन के ऊपर, मतलब उस गैप डाउन को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 44,100 के आसपास का, जहां से इस कंप्लीट रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी। मतलब ये कि ओवरऑल बेसिस पे तो बैंक निफ्टी में यहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहां पे निफ्टी तो परफॉर्म कर चुका है, बैंक निफ्टी नहीं करा। और अगर बैंक निफ्टी को रिवर्स होना है और निफ्टी को रिवर्स होना है तो ये बेस्ट ये हो जाता है 44,000 के आसपास का, जहां पे जाके अगर ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना चाहे तो कर सकता है। रिट्रेसमेंट में बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट होगा ये वाला, जहां पे इसने एक सपोर्ट बेस बना है 43,600 का। दोनों ही सिचुएशन पे जिस तरीके का आज के दिन का मार्केट रहा है, कल के दिन इंट्राडे में हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, पर ट्यूसडे वॉलेटाइल रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, माइंडसेट के साथ काम करना, छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस के लिए इंपॉर्टेंट हुआ कल के दिन। हैप्पी लर्निंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।